हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पोएम नंबर 5th, द बाल पोएम। इट इज़ रिटन बाय जॉन बेरीमैन। देखिए, पोएम के स्टेंजा पढ़ने से पहले हम इसका ओवरव्यू क्लियर करते हैं कि इसमें पोइट हमें क्या मैसेज देते हैं। टाइटल से पता चल रहा है द बाल पोएम किस प्रकार से एक वस्तु पर आधारित ये पोएम है और इसके माध्यम से जो पोइट हैं वो क्या संदेश हमें देना चाहते हैं। तो पोइट इस पोएम में बताते हैं कि किस प्रकार से एक वस्तु जब गुम हो जाती है तो उसके बाद जो प्रतिक्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है। इस पोएम में पोइट एक बच्चे के माध्यम से हमें रियलाइज़ करवाते हैं, हमें एहसास करवाते हैं कि जो वस्तुएं हैं इस संसार में हम प्राप्त करते हैं उसके बाद वो नष्ट हो जाती हैं, गुम हो जाती हैं। उसके बाद जो हमारी सिचुएशन होती है उसका जो इफ़ेक्ट हमारी लाइफ के ऊपर पड़ता है वो किस प्रकार का होता है। हमें हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका एहसास इस पोएम के माध्यम से करवाया जाता है। एक बच्चे के माध्यम से उसकी जो जिम्मेवारियां हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका वो किस प्रकार से निर्वहन करे जब उसके सामने चुनौती आती है, जब वो लाइफ में स्ट्रगल करता है, जब दिक्कतें आती है तो उनका सामना वो कैसे करता है। इस पोएम के माध्यम से हमें पता चलेगा। पोइट बताते हैं कि जो वस्तुएं हैं वो नष्ट होती हैं, नई वस्तु हम प्राप्त करते हैं, बट कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनसे हमारी मेमोरी जुड़ी हुई होती है। बचपन में हम देखते हैं कि किस प्रकार से कोई वस्तु जो होती है वो हमें कितना अटैच करती है, कितने हम अटैचमेंट हो जाते हैं उस वस्तु के साथ। ऐसा इस पोएम के माध्यम से हमें पता चलेगा, द बाल पोएम। तो इस पोएम में हम देखते हैं कि पोइट क्या हमें मैसेज देना चाहते हैं और क्या हमें बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसके स्टेंजा वाइज डिटेल समरी देखेंगे, उसके बाद हम इसके जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो हम जानेंगे कि किस प्रकार से लिटरेरी डिवाइस का यहाँ पर यूज़ हुआ है। लास्ट में हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट जो स्टेंजा है इस पोएम का, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, what is he to do? I saw it go, merely bouncing down the street and then merely over, there it is in the water। देखिए, पोइट एक सीन क्रिएट कर रहे हैं। एक सीन यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बच्चा है, उसकी जो सिचुएशन है उसको यहाँ पर पोइट इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि व्हाट इज द बॉय नाउ। अब जो बच्चा है वो क्या करेगा, यानी कि उसके साथ कोई घटना घटित हुई है, उसकी जो सिचुएशन है वो एक अलग ही पोइट को एहसास करवा रही है कि उसके साथ कुछ घटना घटित हुई है। अब वो क्या करेगा, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, कि उसने अपनी जो बॉल है, उसके पास जो वस्तु है उसको उसने खो दिया है, वो उससे दूर चली गई है, वो नष्ट हो गई है। वट इज ही टू डू, यानी कि जो पोइट है वो हमें बता रहे हैं कि वो जो वस्तु है वो उससे अलग हो गई है, उससे कहीं दूर चली गई है और उससे उसको काफ़ी सदमा लगता है, आघात लगता है और पोइट उसको देख रहा है। यानी कि पोइट बता रहे हैं कि अब वह क्या करे। यानी कि पोइट उस सीन को देख रहे हैं, जो बच्चा है वो गेंद से खेल रहा है, उसकी जो गेंद है वो उससे कहीं दूर चली गई है और दूर जाने के बाद उसकी जो मनोदशा है, उसकी जो सिचुएशन है बच्चे की, उसको पोइट यहाँ पर बता रहे हैं। आई सा इट गो, पोइट है, आई पोइट के लिए यहाँ पर यूज हुआ है, पोइट देख रहे हैं। इट गो, इट बॉल के लिए यूज हुआ है। मेरली बाउंचिंग, मेरली खुशी से, हैप्पीली, बाउंचिंग उछलना, बाउंचिंग होता है जंपिंग, उछलना, उछल कूद करना। यानी कि जो गेंद है वो मेरली खुशी से, देखिए गेंद खुशी से नहीं उछलती, बट यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज हुआ है वो इमेजिन यूज हुआ है कि एक कल्पना की गई है कि वस्तु, जो भौतिक वस्तु है, उसको किस प्रकार से, जिस प्रकार से मनुष्य उछल कूद करता है, खुश होता है, उस प्रकार से उसको दर्शाया गया है। तो यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। वट रेपिटेशन है, बार बार इस वर्ड का यूज यहाँ पर किया जा रहा है। तो लास्ट में जब हम लिटरेरी डिवाइस पढ़ेंगे वहाँ पर भी हम इनकी चर्चा करेंगे। तो पोइट बता रहे हैं कि मैंने गेंद को
खुशी से हैप्पीली उछलते हुए अप एंड डाउन, यानी कि ऊपर नीचे उछलते हुए देखा, यानी कि जो गेंद है वो उछल कूद करती हुई द स्ट्रीट गली से एंड देन मेयरली ओवर देयर इट इज इन दी वाटर, यानी कि जो बच्चा है उस गेंद से पानी के नज़दीक खेल रहा है और वो जो गेंद है उछलती हुई वो पानी के अंदर चली गई है, पानी के अंदर जा चुकी है। तो इस प्रकार का सीन पोइट उस बच्चे की जो एक्टिविटीज हो रही है उसके द्वारा यहाँ पर हमें बता रहे हैं। और वो जो गेंद है खुशी से उछलती हुई पानी के अंदर चली गई है। नेक्स्ट जो स्टेंजा है उसमें देखिए, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप फिक्स द बॉय एज ही स्टैंड्स रिग्ड trembling staring down all his young days into the harbor where his ball went, all his young days। इंपॉर्टेंट है ये लाइन यहाँ पर। तो देखते हैं हम, यानी कि जिस गेंद के साथ वो खेल रहा है उसका अटैचमेंट है, उससे काफ़ी लगाव है। तो पोइट बता रहे हैं नो यूज टू से ओ देयर आर देयर बाल्स, यानी कि पोइट कहते हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। किससे फ़ायदा नहीं है? कि और अन्य गेंदे भी हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, यानी कि उस बच्चे को ये बताया जा रहा है कि भैया गेंद जो गुम हो गई है उसके स्थान पे आपको अन्य गेंद मिल जाएगी। लेकिन ये बात जब उस बच्चे को बताई जाती है तो वो खुश नहीं होता है, उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो बच्चा है एन अल्टीमेटली शेकिंग ग्रीफ, गहरे सदमे में है, क्योंकि उसका जो अटैचमेंट था उसकी अपनी बोल से था। बचपन के अंदर जब बच्चा छोटा होता है तो उसको अपनी वस्तु से लगाव होता है, उसको अन्य वस्तु से लगाव नहीं होता, चाहे आप उसकी उस वस्तु के स्थान पे दूसरी वस्तु दें वो उसको लाइक नहीं करता है। तो यहाँ पर पॉइंट हमें यही बताना चाहते हैं, जो बच्चा है वो गहरी पीड़ा में उसको सदमा लगता है, फिक्स, वो बिल्कुल फिक्स हो गया है, स्थगित हो गया है। द बॉय एज ही स्टैंड रिग्ड, रिग्ड जो होता है वो होता है हार्ड, कठोर, बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त हो गया है। ट्रेम्बलिंग, कांपना, सिवरिंग, यानी कि जो बच्चा है वो कांप रहा है, उसकी जो वस्तु है वो गुम हो गई है, उसको गहरा आघात लगता है, सदमा लगता है, उसको ऐसा एहसास होता है कि उसका सब कुछ छिन गया है, उसका बहुत कुछ उजड़ गया है। स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज, उसको ये ऐसा एहसास होता है कि उसकी जो बचपन की जो यादें थी, जब वो बच्चा था, उस गेंद के साथ काफ़ी लंबा समय उसने व्यतीत किया है, काफ़ी लंबे समय से वो उसके पास थी, उसकी सारी जो यादें हैं उस गेंद के साथ पानी में समा गई हैं। वो गेंद जो है उसकी बहुत कुछ चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई थी, उसके साथ वो खेलता था, वो सब उससे छिन गई है। इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, हार्बर होता है पोर्ट, जहाँ पर पानी के जो जहाज हैं, नाव है, ठहरने का जो स्थान होता है उसको हम हार्बर बोलते हैं। यानी कि जो गेंद है उस गेंद के साथ जो बच्चा है वो पोर्ट के नज़दीक, हार्बर के नज़दीक खेल रहा है, जहाँ पर काफ़ी पानी होता है, और वो जो गेंद है वो उछलकर, पोइट उस सीन को देख रहे हैं, बच्चे के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि बच्चा जब उस गेंद के साथ खेल रहा था तो कितना खुश था, कितना अच्छा उसको एहसास हो रहा था। लेकिन कुछ पल बाद जो चेंजमेंट होता है उसके बारे में हमें पोइट बता रहे हैं कि बच्चे की जो मनोदशा है, जो फिजिकल जो सिचुएशन है वो बिल्कुल बदल जाती है। जो बच्चा है वो उदास हो जाता है, बिल्कुल पत्थर की तरह बिल्कुल सख्त हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि उसके पास जो कुछ था वो सब कुछ नष्ट हो गया है। तो सेकंड स्टेंजे में हमने समझा कि पहले स्टेंजे में जो वस्तु उसके पास, उसके साथ कैसे वो चहलकदमी कर रहा है, खेल रहा है। सेकंड स्टेंजे में वो जो वस्तु है उससे वो छिन गई है, वो उससे अलग हो गई है। तो जो अलगाव की स्थिति है उसको यहाँ पर उजागर किया है। अब देखिए जो स्टेंजा थर्ड है उसमें पोइट हमें क्या बताते हैं, आई वुड नॉट intrude on him. A dim, another ball is worthless now. He senses first responsibility in a world of positions. देखिए इंट्रूड, इंटरफेयर होता है, डिम कॉइन है क्योंकि पोइट अमेरिका से बिलोंग करते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर रुपए पैसे चलते हैं वहाँ पर डिम कॉइन सिक्के के लिए यहाँ पर यूज हुआ है। वर्थलेस, बेकार है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व, तो उसकी जिम्मेवारी है। पोजीशंस जो है
वो है भौतिक संसार, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। इस संसार में हम देखते हैं कि बहुत सी जो वस्तुएं हैं जिनसे हम अटैचमेंट हमारा होता है, जिनसे लगाव होता है, वो किस प्रकार से हम उनका निर्माण करते हैं, उनको प्राप्त करते हैं, कैसे वो नष्ट होती हैं, कैसे उन वस्तुओं को दूसरे व्यक्तियों के द्वारा उनको क्षति पहुंचाई जाती है। तो ये सारी घटनाएं हमारी लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं। तो पोइट बता रहे हैं आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इस प्रकार की जो सिचुएशन है, यानी कि सेकंड स्टेज में हमने देखा जो बच्चा है वो बिल्कुल उदास हो गया है, उसको गहरा सदमा लगता है, बिल्कुल सख्त है, कठोर हो गया है, उसको कुछ भी एहसास नहीं हो रहा। इस सिचुएशन में मैं कोई भी दखलंदाजी नहीं करूंगा, मैं किसी प्रकार की हरकत उसके साथ नहीं करूंगा। ए डिम अनोदर बाल, यानी कि पोइट यहाँ पर बता रहे हैं कि उसके लिए पैसा या दूसरी गेंद, यानी कि गेंद जो है, यहाँ पर पोइट बता रहे हैं कि इज वर्थलेस, उसके लिए उसको पैसा देना, उसके लिए नई गेंद लाकर देना वर्थलेस है, बेकार है। क्यों? क्योंकि वो अपनी गेंद से उसका लगाव जुड़ा हुआ है, अन्य गेंद को वो पसंद नहीं करता है, और उसको तो अपनी ही गेंद चाहिए। नव ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब इस प्रकार की घटना उसके साथ घटित हुई, ये घटना क्यों घटित हुई, उसके लिए वो स्वयं जिम्मेवार है। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो वस्तु हमारे पास है उसको हम कैसे सेफ रखें, उसको हम कैसे बचाएं, उसकी कैसे हम रक्षा करें, ये उसकी जिम्मेवारी थी। बट उसने उसका ठीक ढंग से निर्वहन नहीं किया, यानी कि गेंद से वो खेल रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस गेंद को वो ठीक से संजो के रखे, बचा कर रखे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सका, और वो जो गेंद है वो उससे अलग हो गई और वो गेंद पानी के अंदर समा गई है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजिशन, इस संसार में भौतिकवादी यानी कि मेटलिस्टिक जो वर्ल्ड है, इसमें हमें अपनी जिम्मेवारियों का एहसास होता है। ऐसा ही उस बच्चे के साथ हुआ है। उसने फर्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका उसको एहसास हुआ है, क्योंकि पहली बार उसके साथ ये घटना घटित हुई, उसके पास जो वस्तु थी वो उससे अलग हुई है, उससे दूर हुई है। उसके बाद उसकी जो मनोदशा है, उसकी जो सिचुएशन है, उसके अंदर किस प्रकार से चेंजमेंट हुआ है, ये यहाँ पर पोइट हमें बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। यानी कि जो वस्तु हमारे पास होती है और उसके बाद वो नष्ट हो जाती है या कहीं लुप्त हो जाती है या गुम हो जाती है, खो जाती है, तो उसके बाद जो हमारी सिचुएशन होती है, जो स्थिति होती है, वो किस प्रकार की होती है, उस सिचुएशन को यहाँ पर पोइट ने अच्छे से उजागर किया है। नेक्स्ट जो स्टेंजा है, स्टेंजा फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेंजा है। पीपल विल टेक balls, balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back, money is external. People will take, देखिए बाल बाल्स, बाल बाल्स या सिंपली गेंद गेंद से नहीं है, यहाँ पर जो लिटरेरी मीनिंग निकल रहा है, जो पोइट हमें मैसेज देना चाहते हैं, बाल बाल्स यानी कि जो वस्तुएं हैं जिनको हम अचीव करते हैं, जिनके लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं, विल बी लॉस्ट ऑलवेज, हमेशा नष्ट होती रहती हैं। यानी कि किसी के द्वारा छीन ली जाती हैं, किसी के द्वारा उनको क्षति पहुंचाई जाती है। पीपल विल टेक, जो लोग हैं उन वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, लेते हैं। बाल बाल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और वो जो वस्तुएं हैं जो जिनसे उनका लगाव है वो हमेशा नष्ट होती रहती हैं। लिटिल बॉय, और उस बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ है। पहली बार उसके साथ जीवन में इस प्रकार घटना घटित हुई है। उसके पास जो वस्तु थी जिससे उसकी मेमोरी जुड़ी हुई थी, जिससे उसकी जो यादें हैं वो उसको नष्ट होती हुई प्रतीत होती हैं, और ये उसका पहला रियलाइज है, पहले जीवन की ऐसी घटना है जिससे उसका अलगाव उस वस्तु से हुआ है। एंड नो वन बाइज ए बाल बैक, अब कोई भी उसको वो उसकी जो वस्तु है, वो जो गेंद है, वो वापस लाके नहीं दे सकता। यानी कि इस भौतिकवादी संसार में, इस क्षणभंगुर संसार में कोई किसी की मदद नहीं करता है। मनी इज एक्सटर्नल, जो मनी है, जो धन है, वो भाई है। ये एक भौतिकवाद है। धन से किसी की हम मदद नहीं कर सकते और कोई किसी की मदद करता भी नहीं है। वो क्षणिक होता है। अपने स्वार्थ के लोग एक दूसरे के लिए हेल्प कर सकते हैं, बट जब किसी के साथ कोई अनहोनी घटना घटित होती है तो कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं होता है, उसकी मदद नहीं करता है। ठीक पोइट भी ये बता रहे हैं कि उसको अपनी सिचुएशन जो दुख की है उससे अपने आप उसको बाहर आना पड़ेगा। तो इस प्रकार का मैसेज पोइट हमें यहाँ पर दे रहे हैं। और जो वस्तुएं हैं वो नष्ट होती रहेंगी, गुम होती रहेंगी, और कोई भी व्यक्ति खोई हुई जो वस्तु है, जो गेंद है, उसको वापस लाके नहीं दे सकता। धन तो जो है वो बाह्य वस्तु है। उस बच्चे को कहा गया कि भाई पैसे ले लीजिए, आपको नई गेंद ला के दे दी जाएगी,
बट जो बच्चा है उसकी जो यादें हैं, उसको अपनी जो यादें हैं वो अपनी गेंद से जुड़ी हुई हैं, उसका जो लगाव है अपनी वस्तु से है। नेक्स्ट जो स्टेंजा है, स्टेंजा फिफ्थ लास्ट स्टेंजा है इस पोएम का। तो देखिए इसमें क्या है, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड इज डेस्परेट। तो जो डेस्परेट है ये होपलेस है, निराशा को उजागर यहाँ पर करता है। लर्निंग, लर्निंग सीखना। द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day know and must know many days how to stand up। तो इस स्टेंजे में जो पोइट बता रहे हैं कि ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, उसके साथ जो अनहोनी घटना घटित हुई, उसकी जो आंखें हैं, उसका जो दिमाग है वो किस प्रकार से काम कर रहा है, उसकी जो आंखें हैं, उसके साथ जो घटना घटित हुई उस दुख में डूबी हुई हैं, उसको वो देख रही हैं, वो हताश है। अर्थात वो इस हालत को देख रहा है, उसकी जो आंखें हैं वो उस तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं जिस तरफ उसकी गेंद गई है। दिस एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टोमोलॉजी होता है जानकारी, नॉलेज होना, यानी कि ये साइंस का एक पार्ट है जिसमें जिसमें ज्ञान का विज्ञान जिसको कहा गया है। तो बच्चा सीख रहा है, उसको नॉलेज हो रही है। वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जान जाएगा कि जो वस्तुएं हैं वो किस प्रकार से गुम होती हैं, नष्ट होती हैं। और इसी प्रकार से जो बच्चा है वो भी उस सिचुएशन को भाप रहा है, देख रहा है, उस सिचुएशन का सामना वो कर रहा है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और वो भी धीरे धीरे उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके अंदर इतना आत्मबल आ जाएगा, इतनी कैपेसिटी हो जाएगी कि वो इस प्रकार की जो घटनाएं उसके लाइफ में घटित होंगी तो उसका वो सामना कैसे करे और उसके लिए वो रास्ता कैसे खोजे। यानी कि यहाँ पर सीखने के लिए सिचुएशन क्रिएट किया गया है कि जब हमारे सामने विपत्तियाँ आती हैं तो उसको हम चैलेंज मानते हैं या फिर हम उसको परेशानी मानते हैं, ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस पोएम में जो पोइट ने हमें बताया है कि बच्चे के साथ जो घटना घटित हुई वो सीख रहा है कि जो वस्तुएं हैं वो कैसे गुम होती हैं, नष्ट होती हैं, और उसी सिचुएशन से हम कैसे बाहर आते हैं। तो इस संसार में आना जाना, वस्तुओं का नष्ट होना, ये सब सभी के साथ ये घटना घटित होती है। तो इस पोएम में जो पोइट हमें बता रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है उससे वो स्वयं ही निकल पाएगा, हाउ टू स्टैंड अप, और वो जान जाएगा कि उसको उस सिचुएशन से कैसे बाहर आना है, उसका सामना उसको कैसे करना है। और वो जान जाएगा कि वो अपना जो सहयोग है, अपनी जो जिम्मेवारी है उसका वो एहसास कैसे करे और उस सिचुएशन से वो अपने आप को कैसे बाहर निकाले। तो आइए अब इसमें हम देखते हैं जो लिटरेरी डिवोइस है, एनाफोरा। देखिए हमने देखा एनाफोरा क्या है कि टू या टू से ज़्यादा लाइन में जो वर्ड है बार बार रिपीट हो रहे हैं तो वहाँ पर एनाफोरा होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो वट जो वर्ड है वो यूज हो रहा है, वट वट फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एनाफोरा लिटरेरी डिवॉइस है। नेक्स्ट है रेपिटेशन, एलिट्रेशन। रेपिटेशन बार बार किसी वर्ड का यूज होना। एलिट्रेशन है कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार यूज होना। इमेजिनरी, कल्पना की गई है, किसी वस्तु के माध्यम से दिखाया गया है, हमारी जो ऑर्गन सेंस होती हैं उसको टच करती हैं, हमें वो एहसास करवाती हैं कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे अंतर्मन को छूने वाली सिचुएशन होती है, वहाँ पर इमेजरी का यूज होता है। यहाँ पर कोई भी रैम स्कीम नहीं है। तो एलिट्रेशन हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर बाल बाल, बी साउंड है जो कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसका यहाँ पर यूज हुआ है, यहाँ पर एलिट्रेशन है। रेपिटेशन, बाल बाल, ये जो बाल बाल जो वर्ड है बार बार रिपीट हुआ है तो रेपिटेशन है। ऊपर भी हमने देखा रेपिटेशन, वट वट बार बार रिपीट हो रहा है ये वर्ड तो इसलिए यहाँ पर रेपिटेशन है। इमेजिनरी, इमेजिनरी की हमने बात की। मेरली बाउंसिंग, यानी कि खुशी खुशी से उछलना है, यानी कि जो गेंद है वो खुशी से नहीं उछलती है, बट यहाँ पर पोइट ने उसको दर्शाया, एक इमेजिनरी क्रिएट की है कि जो गेंद है वो खुशी खुशी उछल रही है। तो इस पोएम में हमने जो समझा कि जो वस्तुएं हैं वो किस प्रकार से हम उनको प्राप्त करते हैं और वो नष्ट हो जाती हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन वस्तुओं को कैसे संजो के रखें, उनको बचाएं, उनकी सेफ्टी करें, और जब वो नष्ट हो जाती हैं तो उस सिचुएशन से जो पीड़ा हमें होती है
उससे हम अपने आप को कैसे उभारें, बाहर निकालें। जो दुख होता है उसको हमें स्वयं को सहन करना होता है। तो इस पोएम में पोइट ने हमें बहुत बढ़िया मैसेज दिया कि इस संसार में ये जो घटनाएं हैं ये घटित होती रहेंगी और उनका सामना हमें डटकर करना है। तो आइए अब इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो हम देखते हैं कि इस पोएम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या क्या है। तो देखिए इसके जो क्वेश्चन हैं वो हम खुद करेंगे। ये जो पोएम में है उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आई होगी। किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, कांटेक्ट करें, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करें, डेली का काम डेली करें। ऐसा अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपना जो एम है उसकी तरफ हम अग्रसर रहेंगे। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे।